नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने समुद्री संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक नौवहन विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित किया। लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल निकायों के कामकाज को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की, संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता दोहराई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के 35 लाख किसानों को कुल 3,900 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को आवारा कुत्तों की तुरंत नसबंदी करने और उन्हें स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश दिए। और विश्व खेलों में चीन में भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु में 52 किलोग्राम महिला वर्ग के फाइनल में पहुंचकर वुशु में देश के लिए पहला पदक पक्का किया। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने व्यापारिक नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। ये विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। ये विधेयक भारतीय नौवहन के विकास और भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान पोत नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में समुद्री क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। इस विधेयक में सुरक्षा के विस्तृत पहलू शामिल किए गए। The welfare and well-being of seafarers and the safety and security of ships with minimized disruptions of the marine environment are the two most prominent areas in the regulatory framework for maritime sector. The bill puts greater focus on ensuring safety in navigation and safety of life, protection of marine environment, emergency preparedness and response to marine incidents. संसद ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों का पुनर्समायोजन करना है। एसटी वर्ग की जनसंख्या 1,49,275 अर्थात 1.5 लाख के आसपास होने के बावजूद भी एसटी समुदाय के लिए गोवा विधानसभा में एक भी सीट निर्धारित नहीं थी, तो ये विसंगति पैदा हो गई थी। इसके लिए मैं इस महान सदन के सम्मुख ये बिल लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि चर्चा करके इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। लोकसभा ने आज राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने और उनके कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करता है। युवा और खेल मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि आज लोकसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों तथा भारत की भावी पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत नीति और स्पोर्ट्स बिल, एंटी डोपिंग बिल, ये काफी महत्वपूर्ण बिल थे कि जिसके ऊपर आज डिस्कशन में अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर होते, विपक्ष भी इसमें डिस्कशन करता, तो मुझे लगता है कि हम हमारे देश के खिलाड़ियों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। उसके बावजूद भी आज लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है और उसके रिजल्ट जो आने वाले दिनों में, सालों में हमें दिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण रहे। लोकसभा ने आज कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, जबकि कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करेगा तथा वित्त अधिनियम 2025 में भी संशोधन करेगा।
संसद ने बजट मणिपुर 2025-26, मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज चर्चा के बाद इन विधेयकों को लोकसभा को लौटा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश में निर्वाचन प्रक्रिया के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाने और झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। विपक्षी सांसदों ने आज बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के विरुद्ध संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला। कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने कुछ सांसदों को हिरासत में ले लिया। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त देवेश कुमार महला ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सिर्फ 30 सांसदों को अनुमति पत्र जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन इनके जाने का मुद्दा था। इलेक्शन कमीशन से हम कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन में थे। इलेक्शन कमीशन ने एक रिटर्न लेटर कल भी दिया था, आज भी एक ईमेल उन्होंने भेजी थी। कोई भी 30 लोग पार्टी के इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता था, लेकिन 200 के लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च करते हुए जब आए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि से इनको रोका गया, बैरिकेड लगा के उनको डिटेन किया गया वहां पे। लेकिन फिर भी वो जब नहीं माने, उनसे काफी रिक्वेस्ट की गई तो उन लोगों को डिटेन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के 35 लाख से अधिक किसानों को दावे के भुगतान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राजस्थान के झुंझुनू में आज एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं। जनवरी से लेकर अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं और आज जो 3900 करोड़ रुपया, उसमें से 1/3 तो राजस्थान के ये है। और देश के किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्ध बनाने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने मिलावटी खाद और बीज बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 टावरों का नाम देश की महान नदियों के नाम पर किया गया है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। विश्व जैव ईंधन दिवस पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है।
श्री गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग ने अब तक 4.5 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बल प्रयोग करने की भी अनुमति है। न्यायालय का यह निर्देश बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की रिपोर्टों पर आधारित एक स्वतः संज्ञान मामले में आया है। पीठ ने एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 सप्ताह के भीतर कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और पकड़े गए कुत्तों का दैनिक रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। पुणे जिले के खेड़ तालुका में एक वाहन के 100 फुट गहरी खाई में गिरने से 8 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 29 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। ये सभी यात्री कुंडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल और चंडोली ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने हाल के घटनाक्रम पर श्री ज़ेलेंस्की का पक्ष सुना। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की नीतियों के बारे में श्री ज़ेलेंस्की को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने संभावित परमाणु खतरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत पहले स्पष्ट कर चुका है कि वो किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोर दिया है कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश को एकजुट रखने का प्रतीक है। आज नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। श्री शेखावत ने बताया कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक आंदोलन है जो हम 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को, उनके अनगिनत बलिदानों के स्मृतियों को, एकजुटता और साहस के साथ में घड़े हुए भारत के वादे को और विचार को अपने भीतर समेटकर भारत के लोगों को विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरित करता और सामूहिकता के भाव में बांधता है। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगदू में 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम भार वर्ग वुशु स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजन फेथ कोलाडो को 2-0 से पराजित किया। स्वर्ण पदक के लिए कल फाइनल में नम्रता का मुकाबला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मेग्यू चेन से होगा। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अधिकांश जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने समुद्री संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक नौवहन विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित किया। लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल निकायों के कामकाज को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता दोहराई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के 35 लाख किसानों को कुल 3,900 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और विश्व खेलों में चीन में भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु में 52 किलोग्राम महिला वर्ग के फाइनल में पहुंचकर वुशु में देश के लिए पहला पदक पक्का किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।